नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 24 मार्च 2023 का राजस्थान राज्य विशेष करंट अफेयर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नई इन्फॉर्मेशन तो क्या है, वही पुरानी है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से एज इट इज़ पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के सिर्फ समझें और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी आप पीडीएफ वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद WITH विद RJ। ठीक है भैया बहनों, IAS RAS विद RJ इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लें। और एक और बात दोस्तों, मैं अपने नोट्स के अंदर लगभग सभी सोर्सेज को समाहित करके चलता हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद आपको ना तो सुजस पढ़ने की ज़रूरत है, ना राजस्थान के किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके एकदम कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आरएएस से लेकर रीट तक के लिए एकदम कंप्लीट है। मैं पहले आपको न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, फिर वो आपके वनडे एग्जाम या राजस्थान प्री में किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं उनको बताऊंगा, और आरएएस मेंस के अंदर यूजफुल किस तरह से हो सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो बिना इधर उधर की बातें किए हम पहले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं कि हमारे राजस्थान के मंत्री हैं जलदाय मंत्री, मतलब जो जलदाय विभाग है ना उसके मंत्री जलदाय मंत्री। उन्होंने क्या किया है कि 38 रथ हैं, 38 रथों को 1139 मतलब 1139 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण का संदेश देने के लिए भेजा है। ठीक है, तो इन रथों का नाम क्या है? अटल भूजल संरक्षण रथ। ठीक है, हमारे जलदाय मंत्री हैं, उन्होंने रथों को रवाना किया है। आप बोलोगे सर बढ़िया है, आज के ज़माने में रथ चल रहे हैं। भाई ये रथ वैसे नहीं है, ये एकदम वोल्वो बसें हैं टनाटन। ठीक है, जिनमें सामान्य आदमी बैठ नहीं सकता, इनका किराया नहीं दे सकता, इतनी है। अब उन पर आगे लगा दिया है कि भूजल संरक्षण रथ। अब रथ लिख दिया तो फिर वो रथ ही हो गए। ठीक है, क्योंकि नेताजी ने लिखा है। चलो आप अपने एग्ज़ाम के मतलब की बात करते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है आपका अटल भूजल योजना, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं, अटल भूजल योजना के बारे में। तो दोस्तों, जो अटल भूजल योजना है वो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल संसाधनों का प्रबंधन और भूजल स्तर में सुधार करती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना और भूजल स्तर का सुधार करना। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो हम पहले अनपढ़ हुआ करते थे और हमने कभी भी भूजल संरक्षण के बारे में बात नहीं की और हमारा भूजल कभी नीचे गया भी नहीं। और आज हम पढ़े लिखे हैं, एडवांस हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, और आज हमें भूजल संरक्षण की बातें करनी पड़ रही हैं भाइयों बहनों। अब देख लीजिए आप सारे लोग आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके आगे गए हैं या पीछे रह गए? वही विकास के नाम पर विनाश लीला जो मनुष्य ने की है वो प्रकृति के किसी भी जीव ने नहीं की है। अब हम आगे चलते हैं कि समाज के सभी तबकों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करना। अरे भैया, सभी तबकों को मत करो, ऊपर के जो कुछ पैसे वाले बने फिरते हैं उनको कर दो, जल संरक्षण अपने आप हो जाएगा। गरीब आदमी बेचारा पीने का पानी 5 किलोमीटर दूर से लाता है, तो उसको क्या जल संरक्षण के लिए जागरूक करोगे? फिर भी चलिए ठीक है। इस जो योजना है हमारी अटल भूजल योजना है, उसकी प्राथमिकता वाले 7 राज्य हैं। 7 कौन कौन से हैं? सातों के सातों राज्य जोड़े में हैं। 2-2 के जोड़े से अपन बात करते हैं। यूपी MP 1 जोड़ा, 2 राज्य हो गए। राजस्थान हरियाणा दूसरा जोड़ा, 2 राज्य हो गए। गुजरात महाराष्ट्र तीसरा जोड़ा, 3 राज्य हो गए। एक कर्नाटक पीछे से, उसने भी नाटक कर दिया, भाई हमें भी साथ ले लो, हमें भी साथ ले लो। ठीक है, भारत सरकार ने कहा ठीक है 7 राज्य हैं। ठीक है, तो 7 राज्यों में भूजल प्रबंध में सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? भूजल स्तर में सुधार कर रहे हैं। क्या करके? भूजल का प्रबंध करके। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब यह योजना जो है वो 2020-21 से 24-25 के लिए लागू की गई है। ठीक है, 78 जिले हैं इन 7 राज्यों के और 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, एक बात हो गई। अब हम पैसे की बात कर लेते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जो पैसा है वो 50% तो भारत सरकार अपने बजटीय व्यवस्था में देगी और बाकी का जो 50% है वो विश्व बैंक से ऋण के रूप में लिया जाएगा, लोन के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, और इसका कुल व्यय कितना है? 6,000 करोड़। मतलब समझ गए, मतलब सीधा साधा है कि 3,000 करोड़ जो है वो हम विश्व बैंक से उधार लेंगे और जो 3,000 करोड़ जो है वो भारत सरकार अपने बजट में से निकाल के देगी हमें। ठीक है, अब हम आगे और चर्चा करते हैं कि जो अटल भूजल योजना है उसका राजस्थान में क्या मतलब चल रहा है, राजस्थान के अंदर क्या चल रहा है उसको लेके।
तो राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है अटल भूजल योजना के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग, चाहे आरएस दें, चाहे सीईटी दें, चाहे रीट दें, चाहे पटवारी दें, कुछ भी दें, जब हम राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित तथ्य हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो इस कुल बजट में से राजस्थान को कितना मिलेगा, 1189 करोड़, 1189 करोड़। और गांव कितने हैं, 1144 ग्राम पंचायत हैं, मतलब हर एक ग्राम पंचायत को लगभग 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक है, 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर कार्यान्वयन विभाग कौन सा है, भूजल विभाग इसका कार्यान्वयन करेगा, मतलब धरातल पर इसकी परिणति करेगा वो कौन करेगा, भूजल विभाग। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो भूजल विभाग अस्तित्व में कैसे आया, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं अपन। तो राजस्थान भूजल बोर्ड जो है, सॉरी जल विभाग नहीं, राजस्थान भूजल बोर्ड। तो राजस्थान भूजल बोर्ड कैसे अस्तित्व में आया था, तो इसकी स्थापना की गई थी अपनी सबसे पहले 1955 में भूमिगत जल बोर्ड के नाम से। किस नाम से, भूमिगत जल बोर्ड के नाम से। तो हम जो आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं इसका, जो वर्तमान नाम देख रहे हैं इसका, वो इसको 1971 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था, 1971 में। वैसे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, पहले भूमिगत जल बोर्ड बोलते थे, अब भूजल बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है, ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस के कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, मेंस के लिए अपन देख लेते हैं। मेंस के लिए बनता है, अटल भूजल योजना को परिभाषित कीजिए या उसका विवरण दीजिए। ये 50 शब्दों में यहाँ से आपका बढ़िया सा प्रश्न बन जाएगा। अटल भूजल योजना के बारे में पूरा लिखने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो प्रीलिम्स के या फिर वनडे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं 7 राज्यों से, मतलब कौन सा राज्य अटल भूजल योजना के अंतर्गत आता है या समाहित किया गया है। ठीक है, दूसरा बनता है यह देश के कितने जिलों में लागू होती है। तीसरा बनता है यह राजस्थान के कितने जिलों में लागू होती है। चौथा बनता है इसके वित्तीय घटक हैं वो किस प्रकार से हैं, 50-50% भारत, या फिर सीधा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना के अंदर भारत सरकार की वित्तीय मदद निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा की जा रही है। ए में दे देगा आपको संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, बी में दे देगा आपको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी में दे देगा आपको आईएमएफ, डी में दे देगा आपको वर्ल्ड बैंक। तो इस तरह से आपसे वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वनडे छोटा सा प्रश्न है और बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। अब राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, समझ में आ गया होगा आपकी में किस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के। तो बिना देर किए हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023। अब आप बोलोगे सर चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, क्या चक्कर पड़ रहा है। तो भाई 22 मार्च को जल दिवस अभी जस्ट निकला है, तो अभी जोर रहेगा न्यूज़पेपर और मीडिया में और नेताजी में। अभी कुछ दिन निकलने दो, 1 अप्रैल आने दो, मार्च के महीने जोर रहेगा, फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे ये लोग। 1 टैंकर लगेगा इनकी 1 गाड़ियों को धोने में, फिर हो गया जल संरक्षण। ठीक है, पर अपन तो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से फिर से न्यूज़ तैयार कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। तो दोस्तों जो जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 है उसका आयोजन किसने मिलकर करवाया है। सबसे पहली बात किसने करवाया है, जल जीवन मिशन। दूसरे नंबर पर जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जी राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। मतलब इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन करवाया है। इसकी थीम क्या रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएएस से लेके रीट, पीएसआई, पटवार सब में पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 की थीम क्या थी। क्योंकि इस तरह का कॉन्क्लेव जो 2023 में हो गया, अब ये 2024 में ही होगा 22 मार्च को, तो 1 साल तक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। तो इस थीम को आप रट्टा मार लो और गांठ बांध के जेब में पटक लो। जल बचाओ आज, काम आएगा कल। क्या थीम है इसकी, जल बचाओ आज, काम आएगा कल। इसके उद्देश्य देखो भाई साहब एक ही है, कोई सा भी जल संरक्षण मिशन हो, जल संरक्षण योजना हो, जल संरक्षण परियोजना हो, क्या करना है, जागरूकता लानी है जल संरक्षण के प्रति। दूसरे नंबर पे क्या करना है, इसकी जो जमीन है उसके अंदर या भूजल के अंदर जो आपका रेस्टोरेशन है किसका, पानी का, उसको बढ़ाना है और
जल के फ्यूचर एक्शन प्लान पर चर्चा करनी है। जल को एक आंदोलन के रूप में स्थापित करना है, जल संरक्षण को। जब जल संरक्षण एक आंदोलन के रूप में स्थापित होगा, जन जन तक वो एक, क्या बताऊं, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा बन जाएगा, जल संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। इस तरह से हो जाएगा जिस दिन, उस दिन जल संरक्षण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे हम तीसरे न्यूज आर्टिकल की तरफ आते हैं। उसमें लिखा है कि मेगा जॉब फेयर। मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भरतपुर में। ठीक है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, कौन से मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, क्योंकि ये जॉब फेयर वगैरह जो होते हैं वो ऑफिशियली नहीं होते गवर्नमेंट के, ये बस काम होते रहते हैं। अभी हमारे गहलोत जी ने कहा है कि 100 से ज़्यादा, 100 से अधिक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ये वही बात हो रही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सरकार की तरफ से आयोजित किया जाने वाली एक भी परीक्षा ढंग से हुई नहीं है। अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है कि गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन आ जाएंगे तब तक किसी भी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट दे देगी क्या, पूरे 5 साल के उसमें। और अब क्या हो रहा है? जॉब फेयर का आयोजन कर रहे हैं भैया। ठीक है, पर चलो कर रहे हैं तो करो भैया। अब कहाँ चल रहा है फिलहाल? वर्तमान में चल रहा है भरतपुर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आगे चलते हैं हम चौथे न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये हमारा न्यूज आर्टिकल क्या कहता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर हमारे एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा उस पर चर्चा कर लेंगे। तो चौथा जो आर्टिकल है हमारा न्यूज, वो कहता है हरित बगिया नवाचार। हरी भरी बगिया। ठीक है, वैसे ये राजस्थान के एग्ज़ाम में आने के लिए हरित बगिया इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू की गई योजना है, एक नगर पालिका हेडक्वार्टर पे। अगर भले ही ये नगर पालिका हेडक्वार्टर पर योजना शुरू की जाती, लेकिन यदि राजस्थान सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा की जाती या राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती तो ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है मेरे भाइयों, लेकिन अब क्या पता, पूछ ही ले। अभी आपसे पूछ लिया हरित बगिया नवाचार के बारे में, तो जब क्या, अब तो पट्टी भी नहीं है दीवार के छत के ऊपर जो गिनते रहोगे बैठ के। RCC की होती है, गिट्टियाँ भी नहीं गिन सकते उसमें। तो हरित बगिया नवाचार के बारे में अपन देख लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या है। तो यह नगर पालिका अनूपगढ़ में प्रारंभ की गई है। अनूपगढ़ को हाल ही में नया जिला बनाया गया है। अब मुझे ये बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि किस जिले को तोड़कर इसको नया जिला बनाया गया है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, इसके अंतर्गत क्या है, शहर का रंग रूप संवारा जाएगा। ठीक है, रंग रूप संवारा जाएगा। तो रंग रूप किसके अंतर्गत संवारा जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत। ठीक है, कलेक्टर साहब थे वहाँ के, उन्होंने कहा भैया ये गंदगी पड़ी है, इससे तो अच्छा है कि शहर को थोड़ा साफ़ सुथरा ही बना दो। खैर उनकी बड़ी अच्छी सोच है इस चीज़ को लेकर। तो जो शहरी हमारी गारंटी रोजगार की गारंटी योजना थी, ग्रामीण इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, उसके अंतर्गत क्या किया गया, शहर का रंग रूप संवारा गया है मेरे भाइयों बहनों। तो हमारे लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, हरित बगिया के बारे में तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है कि हरित बगिया नवाचार निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो नगर पालिका अनूपगढ़। ठीक है, इतना सा उत्तर है। इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब अपने लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरित बगिया नवाचार जो किया गया है वो किया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। ठीक है भाइयों बहनों, तो ये योजना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस योजना की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, कहाँ से? ये हुआ खानिया की बावड़ी जयपुर से। तो वैसे आप 2022 को याद कर सकते हो तो कर लो, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछी जाएगी, डेट तो कैसे भी नहीं पूछी जाती। 9 सितंबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ खानिया की बावड़ी जयपुर से। प्रतिवर्ष इसका अनुमानित बजट या व्यय क्या रहेगा? लगभग 800 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है इसका? शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही चल रही है मनरेगा, वो बहुत बड़ी स्कीम है, पूरे भारत में उसके बराबर की कोई स्कीम नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ये नरेगा ही है जिसने 2008 की मंदी में भारत को जाने से रोका था। ये मनरेगा ही है जिसने कोविड-19 के जो प्रभाव, वित्तीय प्रभाव हो सकते थे जनता के ऊपर, उन सबको उतना प्रभावी नहीं होने दिया।
ठीक है, कोविड-19 जैसे दौर में भी भारत को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है मनरेगा को। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब अपन आगे देखते हैं कि इस योजना के अंदर क्या प्रावधान किए, क्या क्या प्रावधान है। तो प्रारंभ में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, किसके अंतर्गत? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। लेकिन उसको ये अभी बजट घोषणा हुई थी राजस्थान की, तो 25 दिनों का और एक्स्ट्रा देके 125 दिन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो घोषणा है वो लागू कब से होगी? वो होगी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आगे चलते हैं क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो अन्य प्रावधानों की जब हम बात करते हैं तो जो स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले 18 से 60 वर्ष तक के जो जन आधार कार्डधारी लोग हैं वो क्या है, इसके अंदर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, योजना में उल्लिखित कार्य करवाने हेतु राज्य, जिला, निकाय के स्तर पर समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत किया जाएगा और निष्पादित करवाया जाएगा। समितियां बनी रहेंगी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, निकाय के स्तर पर। वो समितियां ही बताएंगी कि क्या काम करना है। ठीक है, और उनका निष्पादन, उस काम का निष्पादन किस प्रकार करना है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो सर रोजगार कहाँ दिया जाएगा? कहीं पे भी दे दिया जाए क्या? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कहीं तो दिया जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी पटक दो। ये कहाँ दिया जाएगा? रोजगार जो है वो नगर निकाय क्षेत्र जो है आपका, उसकी सीमा के भीतर ही किसी दूसरे वार्ड में या अपने वार्ड में या किसी भी वार्ड में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब इसका जो खर्चा रहेगा वो किस तरह से किया जाएगा? तो जो सामान्य प्रकृति के कार्य हैं, सामान्य प्रकृति के जो कार्य हैं, अब ये समिति डिसाइड करेगी कि कोई कार्य सामान्य प्रकृति का या विशेष प्रकृति का है। ठीक है, तो जो सामान्य प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें सामग्री लागत और पारिश्रमिक जो लागत है वो 25:75 की फॉर्म में होगी। मतलब यदि 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो 25 रुपये की सामग्री आएगी और जो पारिश्रमिक है वो 75 रुपये का बांटा जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, लेकिन जो विशेष प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें जो सामग्री लागत है वो 75% रखी जाएगी एवं जो पारिश्रमिक है वो 25% रखा जाएगा। मतलब 75:25 के अनुपात के अंदर लागत को बांट दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है मिशन सितारे। कौन से? सितारे, स्टार्स, सितारों की तरह चमको। तो ये बीकानेर संभाग में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर संभाग में। जो बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ये क्या है? सितारे, मतलब सितारों की तरह चमकने के लिए, सितारों की तरह चमकने के लिए जो प्रोग्राम है वही मिशन सितारे। मतलब ये है कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने के इच्छुक जो टॉप 50 विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनका चयन करके उन्हें विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। और जो आवश्यक संदर्भ सामग्री जो ज़रूरत होती है उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा मिशन सितारे के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से? हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि मिशन सितारे का उद्देश्य क्या है। दूसरा, मिशन सितारे को निम्नलिखित में से किस संभाग में प्रारंभ किया गया है? ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, बाकी 20 शब्दों में आरएस के अंदर पूछा जा सकता है कि मिशन सितारे को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों हम अब अपने अगले और अंतिम न्यूज आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये है संभाग स्तरीय आरोग्य मेला। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला मतलब संभाग के स्तर पर एक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के अंतर्गत जो आरोग्य होने की टेक्निक है वो बताई जा रही है कि भाई आप निरोगी किस तरह से रह सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर करवाया गया है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो बाबू शोभाराम राजकीय कला विद्यालय अलवर के अंदर करवाया गया है। कहाँ पर हो रहा है इस मेले का आयोजन? अलवर के अंदर। अलवर में कौन सी जगह? बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इस मेले के अंदर क्या होने वाला है? आरोग्य मेले में एक ही स्थान पर आयुष विभाग की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी प्रदान की जाएगी साहब। ठीक है, क्या किया जाएगा? आयुष विभाग की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आयुष विभाग के अंदर कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, पहले तो अपन इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो जाने मेले वाले। ठीक है, तो अपन आयुष का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आयुष के अंदर आते हैं AYUS और H। ठीक है, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, यू का मतलब यूनानी,
एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। ये सारी चीज़ों को, ये सारी पद्धतियों को मिला के कौन सी क्या बन जाता है, आयुष बन जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार। ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार। अब अपने आयुष का जब अर्थ जान ही लिया है तो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है वो, केंद्र प्रायोजित योजना। जब कोई योजना केंद्र के द्वारा प्रायोजित होती है, स्पॉन्सर्ड होती है, तो उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी कुछ लागत लगानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ केंद्र प्रायोजित योजना है, तो जहाँ यहाँ पर जो टोटल बजट है, इसका टोटल जो लागत है 4603 करोड़ रुपए की, उसमें से 3000 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। बाकी जो शेष बचे हैं लगभग 1600 करोड़ वो राज्य सरकारों के द्वारा खर्च किया जाएगा। किसके द्वारा खर्च किया जाएगा, राज्य सरकारों के द्वारा खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है उपचार के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देना। क्या कर रहा है, उपचार के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप इसकी पीडीएफ फाइल, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ फाइल एज इट इज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा IAS RAS विद RJ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सब कुछ आया होगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब मिलते हैं नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के साथ में आपसे मिलेंगे कुछ ही देर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।